हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सीडीपी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो सबसे ज़्यादा नंबर आप सीडीपी में गेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। ऑप्शन फर्स्ट है, परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सेकेंड है, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन थर्ड है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है, व्यक्ति की भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मानव के विकास में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन चाहे सी टेट हो सीजी टेट हो, हमेशा आएगा ही आएगा। जब भी मानव विकास की बात की जाए तो मानव विकास में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। जब हम बच्चे को उसकी अभिवृत्ति एवं इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। मीन्स जब उसकी रुचि होगी, उसकी रुचि और इच्छा को हम देखते हुए जब हम शिक्षा देंगे उसे, तो इससे क्या होगा, वह और इंटरेस्ट लेके रुचि लेके पढ़ने लगेगा। इससे उसका शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। और याद रखिएगा, रचनात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत भी जब भी आते हैं तब ये सारे सिद्धांत भी करके सीखने पर ही बल देते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि करके बच्चा सीखता है, मीन्स सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षा के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा जो है CCE चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो वहां पर छात्र केंद्र में होगा, ना कि शिक्षक। ऑप्शन फोर्थ है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में करके सीखने पर बल दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है, केवल संकल्पनात्मक आकलन। ऑप्शन सेकंड है, ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक आकलन। ऑप्शन थर्ड है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। और ऑप्शन फोर्थ है, केवल संरचनात्मक आकलन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है समावेशन। ऑप्शन सेकंड है मुख्य धारा से जुड़ना। ऑप्शन थर्ड है विभेदीकरण। और ऑप्शन फोर्थ है समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनता है, तो यह प्रक्रिया समाजीकरण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए।
ऑप्शन थर्ड है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम। जब भी समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है तो आप याद रखिए कि समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा में हम क्या करते हैं, हम सभी बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा देते हैं। जब भी हम बच्चे को मंद बुद्धि बच्चा, अपाहिज बच्चा कहेंगे तो बच्चा क्या होगा, इसे हतोत्साहित होगा, तो ऑप्शन भी गलत है। और देखिए जहां पर भी प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना, तो ये भेदभाव किया जा रहा है। हमें कभी भी जो बच्चे होशियार हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए और जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उन्हें अनदेखा करना चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। हर बच्चा अलग अलग व्यक्ति की भिन्नता वाला होता है। हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है, तो उस खूबी को हमें देखते हुए यह विश्वास करना चाहिए कि वह सीखने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, ऑप्शन सेकंड है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, ऑप्शन थर्ड है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, या फिर ऑप्शन फोर्थ है एक स्वलीन विद्यार्थी के। तो देखिए क्वेश्चन में लक्षण के बारे में बताया गया है कि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में बच्चे को कठिनाई हो रही है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसे कठिनाई हो रही है। तो ये सारे जो लक्षण है वे अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जा रहा है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। तो इस रूढ़िवादिता को कम करने के लिए शिक्षा के रूप में आप क्या पहल करेंगे? ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यदि हमारे समाज के जो लोग हैं वे शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं तो बच्चा उच्च स्तरीय प्रदर्शन नहीं कर सकता। बच्चे के सामने हमें ऐसी स्टोरी, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बच्चे को हम प्रोत्साहित कर सकें। अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं, अनेक ऐसे महापुरुष हैं जिनका हम यदि बैकग्राउंड देखें तो अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रयास किए और अपने प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे फील्ड हैं जिसमें उन्होंने संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे समाज के लोग जैसे हैं हम वैसे ही रहें, हम उनसे आगे निकल सकते हैं। और इस प्रकार अच्छे मोटिवेशनल एग्जाम्पल देकर, हम महापुरुषों की कहानियां सुनाकर बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं और इस प्रकार की रूढ़िवादिता को हम समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, ऑप्शन सेकंड है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, अभिसारी चिंतन पर बल देकर। देखिए
पहला और थर्ड दोनों में ही हतोत्साहित करके, तो हतोत्साहित कभी बच्चों को नहीं करना है, हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। जिस भी ऑप्शन में आपको करके सीखने के लिए बच्चों के लिए अवसर दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमेशा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सेकंड है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि अपनाना। और ऑप्शन थर्ड है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ऑप्शन फोर्थ है बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? कौन सा रणनीति सबसे प्रभावशाली है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तो देखिए केवल नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन सेकंड है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। देखिए ही, केवल ही, एक ही, ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ही जहां पर आए और केवल जहां पर आए, ये हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत ही होंगे। थर्ड ऑप्शन है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। और ऑप्शन फोर्थ है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो देखिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या फिर संबोधित कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सेकंड है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। देखिए दबाव डालना, नकल करना या फिर रटाना, ये क्या है, सभी नेगेटिव वर्ड हैं। ऑप्शन थर्ड है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। और ऑप्शन फोर्थ है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो देखिए रटने पर बल देना, रटना क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। हमें ये देखना है कि बच्चा कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पर उसकी कमी है। कमी और खूबी दोनों का विश्लेषण करके ही हम उनके आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को हमें विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? एक शिक्षक है और जो बच्चे पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं उनके प्रति उसका बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है पूरी कक्षा के सामने उसे बार बार डांट कर, तो देखिए इससे बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। इसको थोड़ा घुमा के भी ऐसे आता है कि एक बच्चा विद्यालय देरी से पहुंचता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कारण को जानकर उस कारण को दूर करना चाहिए। यदि वह कारण ही हम समाप्त कर दें जिससे बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है या फिर विद्यालय लेट से क्यों पहुंच रहा है, जब कारण ही समाप्त हो जाएगा तो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट भी लेगा और समय से विद्यालय भी पहुंचेगा। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, संरचनावादी उपागम बताता है कि खाली स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुबंधन, ऑप्शन सेकंड है दंड, ऑप्शन थर्ड है यंत्रवत याद करना और ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो देखिए दंड देना या फिर याद कराना, ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं।
ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी उपागम यह बताता है कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वह ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बच्चे के पूर्व ज्ञान से किसी भी टॉपिक को रिलेट कर देते हैं तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इस प्रकार हम इजीली बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों के इन सिद्धांतों को खारिज करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। ऑप्शन सेकंड है संवाद एवं परिचर्चा। और ऑप्शन थर्ड है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों को अंतःदृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए प्रयोग, परिचर्चा, प्रोत्साहित करना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी की अभिरुचि। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य। ऑप्शन थर्ड है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां। और ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये चारों ही कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन फर्स्ट है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। ऑप्शन सेकंड है पुरस्कार एवं दंड। ऑप्शन थर्ड है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। और ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन फर्स्ट है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। ऑप्शन सेकंड है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। ऑप्शन थर्ड है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। और ऑप्शन फोर्थ है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? यह क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आया हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सेकंड है एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन थर्ड है द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। और ऑप्शन फोर्थ है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर था सन्निहित। तो देखिए यह क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संज्ञान एवं संवेग दोनों एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित नहीं होती है। ऑप्शन सेकंड है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन राइट होगा, मध्य बाल्यावस्था में बच्चा तार्किक एवं मूर्त रूप से मीन्स जिस चीज के बारे में वह देख रहा है, प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तुओं के बारे में वह सोचना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन थर्ड है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालन गतिविधियों द्वारा घटित होती है। ऑप्शन फोर्थ है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार एवं पास पड़ोस
बच्चों के समाजीकरण की क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक एजेंसियां हैं, ऑप्शन सेकंड है मध्य एजेंसियां हैं, ऑप्शन थर्ड है द्वितीयक एजेंसियां हैं और ऑप्शन फोर्थ है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। यह क्वेश्चन में फर्स्ट पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन फर्स्ट है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन सेकंड है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ऑप्शन थर्ड है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन सेकंड है जेंडर पहचान, ऑप्शन थर्ड है जेंडर रूढ़िवादिताएं और ऑप्शन फोर्थ है जेंडर विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ऑप्शन सेकंड है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन थर्ड है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है और ऑप्शन फोर्थ है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। जेंडर रूढ़िवादिता ये कहता है कि पहले ऐसी रूढ़िवादिताएं अवधारणा थी कि बालिकाएं जो होंगी वे घर का कार्य ही करेंगी और जो लड़के होंगे वे बाहर का कार्य करेंगे, लेकिन वर्तमान में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता जो है साहसी गतिविधियों को करती है। तो पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य यही है कि जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसे समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड है पाढ़ ढांचा, ऑप्शन थर्ड है अंतः व्यक्तिनिष्ठता और ऑप्शन फोर्थ है खोजपूर्ण अधिगम। तो देखिए, जब भी कोई भी बच्चा हो, यदि उस बच्चे को हम सहयोग कर रहे हैं, मीन्स यदि किसी क्वेश्चन में वह रुक जा रहा है या फिर कहीं पर उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे समझा दे रहे हैं, तो यह स्कैफोल्डिंग मीन्स पाढ़ ढांचा कहलाता है। यह क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आया हुआ था। जब भी हम बच्चे को थोड़ा हिंट दे देते हैं या फिर क्वेश्चन को यदि सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं सॉल्व करने में, तो यह जो है स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सेकंड है अच्छा होना परंपरागत, ऑप्शन थर्ड है आदान प्रदान परंपरागत और ऑप्शन फोर्थ है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है जीन पियाजे, ऑप्शन सेकंड है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन थर्ड है अल्बर्ट वेंडुरा और ऑप्शन फोर्थ है लॉरेंस कोहलवर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड लेव वाइगोत्स्की। जहां पर भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिले तो वहां पर लेव वाइगोत्स्की जी ही राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6
टू 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? मिडिल स्कूल के एक शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सेकंड है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और ऑप्शन थर्ड है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। ऑप्शन सेकंड है संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। ऑप्शन थर्ड है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन फोर्थ है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो देखिए यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषताएं क्या होनी चाहिए क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन थर्ड है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन फोर्थ है संवेदी चालक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।